नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 11 लेसन कंप्लीट कर लिए। आज 12th बायोलॉजी का 12वां लेसन नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें एवं घंटी को अवश्य दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 12 नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। ये हमारा 12th बायोलॉजी का 12वां लेसन है। नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र। हाँ जी, वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक अर्थात N2 वायुमंडल में कितनी है? 78% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है? 98% होती है। जो जीव द्रव्य के प्रोटीन का मुख्य घटक है। मान लो अपन बात करें कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य के अंदर प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का मुख्य घटक क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा ये न्यूक्लिक अम्लों के, प्रोटीन के अलावा किसके? न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में, विटामिन के निर्माण में और एंजाइमों के निर्माण में, एंजाइमों के निर्माण में, अमीनो अम्लों के निर्माण में भी नाइट्रोजन काम में आती है। नाइट्रोजन वायु के साथ पादप के रंध्रों से प्रवेश करती है। नाइट्रोजन है वो पत्तियों के अंदर रंध्र पाए जाते हैं ना, उन रंध्रों के माध्यम से वायु के साथ, वायु का घटक क्या होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी चीजें भाई सम्मिलित अवस्था में होती हैं, उसको अपन वायु बोलते हैं। तो वायु के साथ जब ऑक्सीजन प्रवेश करती है इन रंध्रों के द्वारा या CO2 प्रवेश करती है, तो उनके साथ साथ में नाइट्रोजन भी प्रवेश करती है। लेकिन इस तरह जो नाइट्रोजन प्रवेश कर रही है ना, रंध्रों के माध्यम से जो नाइट्रोजन प्रवेश करती है, उस नाइट्रोजन का पौधे उपयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं हो पाता। यानी वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका डायरेक्ट रूप से पौधे उपयोग नहीं कर पाते। पौधे नाइट्रोजन को कहां से? भाई ये पौधे की जड़ें हैं, ये पौधे की जड़ें हैं भाई। इन यानी पौधे हैं वो मृदा से, कहां से? मृदा से जड़ों द्वारा, मृदा से जड़ों द्वारा जो N2 अवशोषित होती है उस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर पाते हैं। अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधे सीधा उपयोग नहीं कर पाते। वैसे प्रवेश तो करती है रंध्रों के माध्यम से, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, अर्थात वो स्वांगीकरण में काम में नहीं आ पाती। इसका जो नाइट्रोजन है वो मृदा से पादपों द्वारा अवशोषित की जाती है। ये बातें अपन जो खनिज तत्व थे उनके बारे में भी अपन ने वाले पाठ में भी इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं, उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं वे वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को काम में नहीं ले पाते, जबकि निम्न श्रेणी के, यानी उच्च श्रेणी के जो जीव हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को, यानी वायुमंडलीय N2 का उपयोग नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। जबकि निम्न श्रेणी के जो जीव हैं, निम्न श्रेणी के जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का डायरेक्ट रूप से या वायुमंडल से सीधा उपयोग कर सकते हैं। अर्थात निम्न श्रेणी के तो कर सकते हैं, उच्च श्रेणी के पौधे सीधा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, पादपों में नाइट्रोजन यौगिकों का शुष्क भार,
पौधे के अंदर नाइट्रोजन यौगिकों का शुष्क भार पादप में 5 से लेकर 30% तक होता है। यानी शुष्क भार का नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं वो पादप में कितने होते हैं? 5 से 30% होते हैं। नाइट्रोजन की कमी से कई प्रकार के पादप रोग उत्पन्न होते हैं। ये अपन ने पिछले पाठ में पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत अपन ने विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, पादप जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं उनका उपयोग कैसे करते हैं? नाइट्रोजनी यौगिक का उपयोग पौधे कैसे करते हैं? पहली बात बता रहा हूँ, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते, और नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में, या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के। नाइट्रोजन युक्त कोई कार्बनिक यौगिक हो, उस कार्बनिक यौगिक के रूप में नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं। इसको इस रूप में ग्रहण करने के बाद विभिन्न कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। यानी पौधे इन रूपों में नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, फिर ग्रहण करने के बाद कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीवों से स्थिरीकृत नाइट्रोजन, ये जो सूक्ष्म जीवों से स्थिरीकृत नाइट्रोजन यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का निम्न श्रेणी के जीव उपयोग कर सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म जीवों से, जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों से क्या स्थिरीकृत जो N2 है वो पादपों को प्राप्त होती है। किनको प्राप्त होती है? पादपों को। किनको प्राप्त होती है भी? पादपों को प्राप्त होती है। पादपों से यह पुनः वातावरण और दूसरे जीवों में चली जाती है। वातावरण में भी जाती है, यानी पादपों का जब विघटन होता है और पादपों को जब दूसरे जीव ग्रहण करते हैं तो अन्य जीवों में भी जाती है, अन्य जीवों के अंदर चली जाती है। इस प्रक्रिया को, यानी भाई अन्य जीवों में चली गई, वायुमंडल से आई, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से स्थिरीकृत हुई, पादपों में गई, पादपों का विघटन हुआ, वातावरण में मुक्त हो गई। ये अन्य जीव है, इनका ये मृत होंगे तो फिर से ये कहाँ चली जाएगी? वातावरण में चली जाएगी, और वातावरण से फिर से ये सूक्ष्म जीव इसको क्या कर देंगे? स्थिरीकृत कर देंगे। तो एक चक्र बन जाता है। इस चक्र को हम क्या कहते हैं? N2 चक्र कहते हैं, या नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? परिभाषा के रूप में लिखना हो तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से स्थिरीकृत की जाती है। इस स्थिरीकृत नाइट्रोजन को पौधे मृदा से नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के रूप में अवशोषित करते हैं, और जब ये पौधे मृत होते हैं तो वो वायुमंडल में पुनः मिल जाती है, या पादपों को अन्य जीव ग्रहण कर लेते हैं तो उनमें चली जाती है नाइट्रोजन, और वो जब मृत होते हैं तो फिर से ये वातावरण में आ जाती है। इस तरह ये एक चक्र चलता रहता है। इस चक्र को ही हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वातावरण में संपन्न होने वाला नाइट्रोजन चक्र है, उसको कुछ चरण है, जिन चरणों के माध्यम से हम उसे पढ़ेंगे। इसका पहला चरण आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हाँ भाई, नाइट्रोजन गैस के एक अणु के अंदर, नाइट्रोजन जो गैस है यानी जिसका प्रतीक है N, नाइट्रोजन जो गैस है इसके एक अणु में, कितने अणु में? एक अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं, यानी N2 इसका सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल N2 होता है, अर्थात इसके अंदर 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं, और ये 2 नाइट्रोजन के परमाणु शक्तिशाली त्रिसंयोजी आबंध से जुड़े रहते हैं, या
ट्रिपल बॉन्ड्स के माध्यम से ये नाइट्रोजन के परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। इस कारण यह निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन कैसी होती है? N2 निष्क्रिय। किस अवस्था में होती है नाइट्रोजन? निष्क्रिय होती है। इस बंध को तोड़कर अन्य तत्वों के साथ जोड़ने के लिए, यानी इस बंध को तोड़े और तोड़ करके इस नाइट्रोजन के परमाणु को अन्य तत्व के साथ जोड़ने के लिए, अन्य तत्व के साथ जोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा चाहिए इस बंध को तोड़ने के लिए और अन्य तत्व के साथ जोड़ने के लिए। नाइट्रोजन को ऐसा करने हेतु बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैवमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में या जैवमंडल में स्थिरीकृत होती है। हाँ भाई, समझते हैं एक चार्ट के माध्यम से। जैसे अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ रहे हैं, N2 स्थिरीकरण। कैसे कैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो होता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जहां पे कोई सजीव काम में नहीं आता, यानी निर्जीव पदार्थों के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। तो इसको अपन अजैव नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे, अजैव N2 स्थिरीकरण, अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और दूसरा होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी यहाँ पे तो कोई जीव काम नहीं आएगा और यहाँ पे कोई जीव काम में आता है, यहाँ कोई जीव काम में नहीं आता। अब ये अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, ये दो तरह से हो सकता है। एक तो जब वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या हो? फिक्सेशन हो। या फिर जैसे जब बिजली चमकती है, तड़ित यानी बिजली, जब बिजली चमकती है तब भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वायुमंडल में, या जब बिजली चमकती है तब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो, यानी यहाँ पे कोई जीव काम में नहीं आ रहा। दूसरा, जैसे फैक्ट्रियों के अंदर क्या किया जाता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है, जैसे यूरिया वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे औद्योगिक N2 स्थिरीकरण, औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी उद्योगों के माध्यम से क्या किया जाए? नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाए। अब ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे? एक तो असहजीवी N2 स्थिरीकरण, यानी यह कोई सहजीवी जीव ना काम आए। असहजीवी जीव, सहजीवी जीव वे होते हैं जो अपना जीवन मतलब साथ साथ जीवन यापन करते हैं। जैसे हम बात करें राइजोबियम जीवाणु की, तो राइजोबियम क्या होता है? सहजीवी होता है, दोनों को लाभ होता है। जब जो दोनों जातियों को क्या हो? लाभ हो, तो उसको हम सहजीवन बोलते हैं। तो ये असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा सहजीवी नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण। इसके अंदर सहजीवी जीव जैसे कौन आ जाएगा? राइजोबियम। अब ये असहजीवी जीव कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वायु जीव, जो वायु के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, वायुजीवी जैसे एजेटोबैक्टर। दूसरा होता है अवायुजीवी, जिनको जीवन यापन के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती, अवायुजीवी, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ये अवायुजीवी जीवाणु है। और तीसरे होते हैं
नील हरित शैवाल, जिसको BGA बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है ये, इसका एग्जाम्पल एनाबीना, नोस्टॉक, इसके एग्जाम्पल हैं। ये असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु हो गए, यानी ये असहजीवी अवस्था में पाए जाते हैं। सहजीवी के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई जड़ों के अंदर गांठ बना के रहे तो उसको अपन मूल गुलिका बोलते हैं। गुलिका यानी गांठ, मूल गुलिकाएं, जड़ों के अंदर गांठ बना के पाए जाए, या फिर तने के अंदर स्तंभ गुलिका। गुलिका का मतलब क्या है? गांठ। गुलिका का मतलब है गांठ, यानी जड़ों में गांठ बना के कोई जीव अपना सहजीवन यापन करे, या फिर तने के अंदर गांठ बना के उसमें अपना जीवन यापन करे, लेकिन दोनों जीवों को क्या हो? लाभ हो। तो ये मूल गुलिकाओं का तो उदाहरण अभी बताया था मैंने आपको, राइजोबियम, राइजोबियम जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में गांठ बना के पाया जाता है। एक और भी एग्जाम्पल है इसका, ब्रेकिरोजोबियम, ब्रेकिरोजोबियम। और स्तंभ गुलिकाओं का उदाहरण है एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम। ये तने में गांठ बना के अपना जीवन यापन करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये एक तरीका है। हाँ जी, अब हम पढ़ रहे हैं अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी इस प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडलीय कारकों का उपयोग होगा। किन का उपयोग होगा? वायुमंडलीय कारकों का उपयोग होता है। किसमें? अजैव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। हाँ जी, अब इसका अपन पहला टाइप पढ़ रहे हैं, वायुमंडलीय तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी तड़ित, या जब बिजली चमकती है, तड़ित का मतलब है जब बिजली चमकती है, या वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? वायु के अंदर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से वायुमंडलीय ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसको मैं समझा रहा हूं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन कैसे? ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है जब बिजली चमकती है, या फिर जब पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या करेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, तड़ित या फिर यूवी किरणों के प्रभाव से। क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। अब जो पुनः ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो फिर से जल से क्रिया करके, या वर्षा जल के, जब वर्षा होती है तो वर्षा जल के साथ जब ये मिल जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिया करके क्या बना लेती है भाई? HNO2 प्लस HNO3। HNO2 और HNO3 यानी ये नाइट्रस अम्ल हो गए,
नाइट्रस अम्ल और ये होगा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। ये क्षारीय पदार्थों से क्रिया करके, अब ये नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल है, वो क्षारीय पदार्थों से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रेट NO3 माइनस यानी नाइट्रेट का निर्माण कर लेते हैं। ये किन से, ये दोनों के दोनों हैं, वो क्षारीय पदार्थों से क्रिया करके नाइट्रेट आयन का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, नाइट्रेट का निर्माण कर लेते हैं। इस क्रिया द्वारा संपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण का लगभग 10% नाइट्रोजन, जो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसका 10% नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा होता है। दोबारा से समझ लो, तड़ित या बिजली के चमकने, पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से वायुमंडलीय ऑक्सीजन नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड हो गया NO2 डाइऑक्साइड बनाती है। हाँ भाई, अब ये NO2 है, वो वर्षा जल के साथ क्रिया करके नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो वर्षा जल के साथ मृदा के अंदर चले जाते हैं, जहां क्षारीय पदार्थों से क्रिया करके ये नाइट्रेट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, इस तरह जो संपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसका 10% नाइट्रोजन स्थिरीकरण तड़ित या किसके द्वारा होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा होता है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, फैक्ट्रियों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण, किसमें, इसको अपन औद्योगिक N2 स्थिरीकरण बोलते हैं। हाँ भाई, उच्च ताप एवं दाब पर, उच्च ताप एवं दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन व हाइड्रोजन क्रिया करके, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है वो क्रिया करके, यहाँ पे ताप, उच्च ताप होगा, उच्च दाब होगा और उत्प्रेरक होगा की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करती हैं, अमोनिया का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं भाई, अमोनिया का निर्माण करती है। इसे अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि कहा जाता है, हेबर विधि कहा जाता है। अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है, ये हेबर विधि। अमोनिया निर्माण की हेबर विधि यानी उच्च ताप दाब एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के द्वारा क्या किया जाए, हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया का निर्माण कराया जाए। इसे हम औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कौन सी विधि है, हेबर विधि। तो इस विधि के माध्यम से उद्योगों के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो अब दूसरा हमारा स्टार्ट होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो यहाँ पे अपन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, हाँ भाई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसको किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से या सूक्ष्म जीवों के द्वारा स्थिरीकृत किया जाना क्या कहलाता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इन सूक्ष्म जीवों को, इन जो सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को डाईएजोट्रोफ
इनको एक नाम दिया गया है डाई एजोट्रोफ, डाई एजोट्रोफ कहते हैं, डाई एजोट्रोफ कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। ये सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को अपन ने दो भागों में बांटा, असहजीवी और सहजीवी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं असहजीवी। असहजीवी N2 स्थिरीकरण, असहजीवी N2 स्थिरीकरण, यानी यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। यानी यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण किनके द्वारा होगा? मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ये कैसे कैसे हैं? 3 प्रकार के अपन ने पढ़े, असहजीवी यानी वायुजीवी, एजेटोबैक्टर, इसका एक का एजोमोनास भी होता है, एजोमोनास। इसके अलावा अवायुजीवी, अवायुजीवी का अपन ने क्लोस्ट्रीडियम पढ़ा, और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। इसके अलावा भाई ये ऐसे अवायुजीवी हो गया, इसके अलावा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जिसको एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, रोडोसुडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास। ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, ये भी मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कुछ कवक हैं, कुछ कवक जैसे यीस्ट है, ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अपन पढ़ रहे थे, देखो, एक तो वायुजीवी एजेटोबैक्टर हो गया, एजोमोनास हो गया, अवायुजीवी क्लोस्ट्रीडियम हो गया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्लोरोबियम और रोडोस्यूडोमोनास हो गया। कुछ कवक जैसे यीस्ट है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। इसके अलावा नील हरित शैवाल, जिनको अपन बीजीए या साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। हाँ भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे पढ़ा था भाई, एनाबीना और नोस्टो, एनाबीना नोस्टो। ये असहजीवी जीव हैं, अर्थात ये जीव मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं एवं नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। हाँ भाई, अब इस बीजीए में ध्यान देना, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनमें एक विशिष्ट हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट, इनके अंदर एक विशिष्ट हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है। बीजीए यानी नील हरित शैवालों के अंदर एक विशिष्ट हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है, जो काम क्या करती है? N2 स्थिरीकरण का काम करती है। ये प्रश्न आया हुआ है, पीएमटी के अंदर भी आया हुआ है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया हुआ है कि भाई बीजीए के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका है जो N2 स्थिरीकरण का काम करती है, उसका नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? हेटेरोसिस्ट कोशिका। तो जो हेटेरोसिस्ट कोशिका काम क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। इसकी सक्रियता के लिए कौन से, इस हेटेरोसिस्ट की जो कोशिका है, इसकी सक्रियता के लिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसकी सक्रियता के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो आप कहोगे हेटेरोसिस्ट कोशिका की सक्रियता के लिए मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम जो तत्व है इसकी आवश्यकता होती है। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं अपन, सेकंड, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
सहजीवी N2 स्थिरीकरण। हाँ जी, इस प्रकार का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो पादपों के साथ सहजीवन के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका पादपों के साथ क्या पाया जाता है? सहजीवन पाया जाता है। पादपों के साथ क्या पाया जाता है? इनका सूक्ष्म जीवों का सहजीवन पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों के अंदर राइजोबियम एक जीवाणु है, या वो किस रूप में पाया जाता है? वो भाई सहजीवन के रूप में जीवन यापन करता है। ये मूल गुलिका बना के रखता है, यानी जड़ों के अंदर गांठ बना के ये रहता है, अर्थात मूल में ये गांठ बनाता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। जो अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा था, मूल गुलिका के रूप में राइजोबियम और ये ब्रेडीराइजोबियम, और ये स्तंभ गुलिकाओं के रूप में एजोराइजोबियम। जो एजोराइजोबियम है ये तो किस में रहते हैं? लेग्यूम पादपों में, लेग्यूम पादपों के अंदर। और ये किस में पाया जाता है? सेसवेनिया में, सेसवेनिया के अंदर, ये सेसवेनिया पादप में तने के अंदर गांठ बना के रहता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एजोला टेरिडोफाइट। ये एजोला है, ये टेरिडोफाइट, एजोला टेरिडोफाइट पौधों की पत्तियों के अंदर, एजोला टेरिडोफाइट जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में गुलिकाएं बना करके पत्तियों के अंदर गांठ बनाकर सहज जीवन यापन करता है, सहजीवन यापन करता है। कौन? एजोला। हाँ जी, अब ये जो राइजोबियम है ये किस प्रकार से गुलिका बनाता है, उस गुलिका बनाने की क्रिया को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।